आप बोले। रामजी लाल सुमन जी प्लीज। उप सभापति जी, बोले बोले, आपकी बात, आपका समय चल रहा है। रामजी लाल जी सुमन, सर हाउस व्यवस्थित करिए सर। आपका समय जा रहा है। उप सभापति जी, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है, ये विधेयक सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और खासतौर से मुसलमानों के संबंध में। और उप सभापति जी, ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 का उल्लंघन करता है। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और हमारे देश के संघीय ढांचे पर के खिलाफ है। मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिए। उप सभापति जी, जहां तक वक्फ संपत्तियों का सवाल है, ये वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्तियां हैं और इस पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता। सभापति जी, हमारे तमाम लायक दोस्तों ने कहा, और ये बात सही भी है, कि विभिन्न वर्गों के और धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं या ट्रस्ट हैं, उनमें उन्हीं वर्गों के लोग होते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा और लोगों को जोड़ा जाना, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सभापति महोदय, वक्फ के सवाल पर संयुक्त संसदीय समिति बनी थी और हम सब लोगों को मालूम है कि तमाम जो मेंबर्स हैं उन्होंने उस समिति का बहिष्कार किया, कई बार बहिष्कार किया, और विपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे उसमें से एक भी संशोधन का इसमें जिक्र नहीं है। उपसभापति जी, ये बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि इस वक्त संशोधन से, विधेयक से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। सभापति जी, मैं एक आग्रह आपके मार्फत करना चाहूंगा कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना, यह सिलसिला पिछले 11 महीनों से चल रहा है। ये कैसे विश्वास किया जाए उनके ऊपर। सभापति जी, मैं एक बात आपके मार्फत जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे, मुझे आशंका है कि वक्फ संपत्तियों को इसी भी प्रकार से बेच देंगे। सभापति जी, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके मार्फत ये भी जानना चाहूंगा कि जो वक्फ संपत्तियां सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में है, उनके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है और मैं आपके आग्रह करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के ये मुसलमानों के खिलाफ है और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुसलमानों के हित में काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद। सुश्री कविता पाटीदार। सुश्री कविता पाटीदार। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज इस बिल के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। महोदय, इस अधिनियम से एक ऐसा विषय जुड़ा हुआ है जिसने दशकों तक इस देश में समानता और न्याय के सिद्धांतों को चुनौती देने का काम किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस अधिनियम के द्वारा वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदारी लाने का साहसपूर्ण कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मंत्री किरण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय महोदय,
माननीय मंत्री जी ने सुबह भी कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9 लाख एकड़ों में फैली ये परिसंपत्ति, जो सच्चर कमेटी है उसकी रिपोर्ट ने भी 2006 में बताया था कि इसका उचित अगर प्रबंधन होता तो 12,000 लाख की जो सालाना जो आय होती वो जरूर होती। और इतना ही नहीं, आज आप देखिए, पहले जो समिति थी इनके पास जो संपत्ति थी वो कम थी और इनकी आय जो थी वो 164 करोड़ इन्होंने बताई थी। बाद में इनकी संपत्ति डबल हो गई और इनकी आय इन्होंने जो बताई वो 9.02 करोड़ बताई है, यानी संपत्ति डबल हो गई, आय कम हो गई। ये कुप्रबंधन को रोकने का, ये जो अन्याय हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरे मध्य प्रदेश में भी 15,008 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन ना के बराबर उनकी इनकम है। तो इतना पैसा जाता कहाँ है? उस पैसे की बात को, जिससे उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, उसे बचाने के लिए इस प्रकार के बिल लाना इस देश के लिए अति आवश्यक है। इसलिए ये इस बिल को लाया गया है। महोदय, मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि आजकल कांग्रेस इस बिल का क्यों सपोर्ट नहीं कर रही, उसके सहयोगी दल इसका क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्होंने कभी नहीं चाहा कि सुधार हो। अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम पर अतिक्रमणों पर इन्होंने आंख मिचने का काम किया और ये अन्याय होते देख रहा है। ये कैसा कानून है जो लोगों की जमीन छीन ले, गांव के गांव पर कब्जा कर ले? ये कैसा कानून था कि जिसकी अपील नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे? ये कैसा कानून था जो संविधान से भी ऊपर इन्होंने मान लिया? इन्होंने तो वही कह दिया कि न खाता न बही, जो वक्फ कह दे वही सही, और इसी प्रकार की इनकी बातें चलती रही। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय अब देश में और नहीं चलेगा, अब भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा, अब न्याय की बात होगी, कुप्रबंधन नहीं सुप्रबंधन की बात होगी। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण राजनीति को समाप्त करने का संकल्प आया है। ये नया विधायक जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समाजपेशी के विकास की नींव रखेगा। माननीय महोदय, ये जो कांग्रेस लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगी। कहा भी गया है कि अच्छी किताब और अच्छे इंसान इतनी आसानी से समझ नहीं आते, इसके लिए उन्हें समझना पड़ता है, इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, न तो इस अच्छे कानून को इन्होंने ढंग से पढ़ा है, न माननीय मोदी जी की अच्छी भावना को इन्होंने अच्छे से समझा है। अगर समझते तो इस तरह का न तो विरोध करते, न कोई इसका काम करते। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं, इतने वर्षों से आपने क्या किया? आपने इन समस्याओं पे क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों नजरअंदाज किया? क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको इस कार्रवाई से करने से रोकती थी? क्या न्याय करने से आपको रोकती थी? समानता लाने से आपको रोकती थी, जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? लेकिन आप सुन लीजिए, अब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और ताकतवर सरकार है, जो राष्ट्र हित के काम में जितने भी निर्णय लेने होंगे बिना डरे, बिना भेदभाव के वो निर्णय ले जाएंगे। माननीय अटल जी की वो कविता की पंक्ति याद आ रही है कि एक हाथ में सृजन लिए, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति की ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। इस बिल के माध्यम से बहुत सारे सुधार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये धारा बिल 14 जो थी वो कैसी तुगलकी धारा थी, यानी इस धारा में जो प्रावधान था कि कोई भी संपत्ति बोर्ड ने धारा 40 में अपने यहाँ अगर दर्ज कर ली तो बोर्ड को कारण बताने की बाध्यता नहीं थी, बल्कि जिस पीड़िता की संपत्ति गलत दर्ज हो गई थी उसको यह सिद्ध करना पड़ता था कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस प्रावधान को खत्म करने का काम इस बिल के माध्यम से लाया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस धारा 40 को ठीक करके अब अन्य व्यक्ति की 1 इंच जमीन भी गलत तरीके से इसमें दर्ज नहीं करी जाएगी। मैं बस पूरे जो सदन में बैठे हुए लोग हैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, नए युग की स्थापना के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए आप सब बाधाएं आती है, आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथ में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, इस राष्ट्र के लिए कदम
कदम मिलाकर चलना होगा। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय किरण जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री मस्तान राव यादव बीडा, 3 minutes. 3 minutes. Thank you, sir. Please. Respected Deputy Chairman, sir. I rise today to talk about Work Amendment Bill 2025 on behalf of our party Telugu Desam and our Honorable AP Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Sir, the Muslim community in our country faces significant socio-economic challenges. As part of this, sir, understanding the importance of this legislation, Telugu Desam Party under the leadership of Chandrababu Naidu Garu took an active role in shaping it. We were at the forefront in advocating for the establishment of a joint parliamentary committee to ensure a fair and transparent review. As